एक बार कल्पना कीजिए, रात का वक्त है, आसमान एकदम साफ है और तारों से भरा हुआ है। सब कुछ कितना शांत लगता है ना। हाँ बिल्कुल। ग्रह अपनी कक्षाओं में घूम रहे हैं, आकाश गंगाएं अपने रास्ते पर हैं। सब कुछ एक सेट पैटर्न में लगता है। सही कहा। लेकिन क्या हो अगर अचानक से बिना किसी चेतावनी के इस पूरे ब्रह्मांड के सबसे गहरे नियम ही बदल जाएं? यानी जिस गति से ब्रह्मांड लगातार फैल रहा है वो एकदम से रुक जाए। हाँ, एक कॉस्मिक ब्रेक लग जाए। आज की इस विस्तृत चर्चा में हम इसी भयानक और दिमाग चकराने वाले परिदृश्य पर बात करने वाले हैं। क्या होगा अगर ब्रह्मांड का विस्तार आज इसी पल रुक जाए? ये एक ऐसा टॉपिक है जो मतलब सुनने में किसी साइंस फिक्शन फिल्म की कहानी जैसा लगता है। बिल्कुल। लेकिन थ्योरेटिकल फिजिक्स के हिसाब से देखें तो ये एक ऐसा सवाल है जो सीधे हमारी रियलिटी की नींव को चैलेंज करता है। हाँ, सही बात है। इस अचानक आने वाले ठहराव को समझने के लिए सबसे पहले ये समझना होगा कि अभी चीजें कैसे काम कर रही हैं। देखिए, इसी पल जब हम बात कर रहे हैं, हमारा ब्रह्मांड लगातार फैल रहा है। और मुझे लगता है यहीं पर लोगों को सबसे बड़ी गलतफहमी होती है। मुझे भी पहले यही लगता था कि आकाशगंगाएं किसी खाली, पहले से मौजूद अंतरिक्ष में एक दूसरे से दूर उड़ रही हैं। जैसे किसी खाली कमरे में बॉम्ब फटने के बाद उसके टुकड़े दूर गिरते हैं ना। हाँ, एकदम वही है। लेकिन स्रोत बताते हैं कि ऐसा नहीं है। अंतरिक्ष या स्पेस अपने आप में खुद ही खींच रहा है। सही? बिल्कुल सही कहा। यही वो सबसे जरूरी अंतर है जो समझना चाहिए। अंतरिक्ष कोई खाली डिब्बा नहीं है जिसमें चीजें रखी हुई हैं। अच्छा। अंतरिक्ष खुद एक माध्यम है, एक फैब्रिक की तरह, और वो फैब्रिक ही बड़ा हो रहा है, खिंच रहा है। यानी हर गुजरते सेकंड के साथ ब्रह्मांड की संरचनाओं के बीच का वो खालीपन ही बढ़ता जा रहा है। हाँ, और ये बात 1929 में एडविन हबल ने साबित की थी। उन्होंने दूर की आकाशगंगाओं को देखा और रेड शिफ्ट नाम की एक घटना को ऑब्जर्व किया। रेड शिफ्ट यानी लाल विचलन। लेकिन ये रेड शिफ्ट असल में काम कैसे करता है? क्या वो आकाशगंगाएं सच में लाल रंग की हो गई थी? इसको ऐसे समझते हैं, क्या कभी सड़क पर किसी एम्बुलेंस को आसपास से तेज गति से गुजरते हुए सुना है? हाँ, बिल्कुल। जब वो पास आती है तो सायरन की आवाज बहुत तीखी होती है, और जब दूर जाती है तो आवाज थोड़ी भारी हो जाती है। इसको डॉपलर इफेक्ट कहते हैं। अच्छा। प्रकाश या लाइट के साथ भी ठीक ऐसा ही होता है। जब कोई आकाशगंगा दूर जा रही होती है तो उससे निकलने वाले प्रकाश की तरंगें खिंच जाती हैं। और तो प्रकाश की तरंगें एक रबर बैंड की तरह खिंचकर लंबी हो जाती है? एकदम सही पकड़ा। और प्रकाश के स्पेक्ट्रम में लंबी तरंगों का रंग लाल होता है। अच्छा। तो जब हबल ने देखा कि लगभग हर दूर की आकाशगंगा का प्रकाश लाल रंग की तरफ झुका हुआ है, तो इसका एक ही मतलब था कि वो सब दूर भाग रही हैं। हाँ, और जो जितनी दूर थी वो उतनी ही तेजी से दूर जा रही थी। इस खोज ने सच में रियलिटी के बारे में हमारी पूरी समझ को हमेशा के लिए बदल दिया। लेकिन कहानी सिर्फ फैलने पर खत्म नहीं होती है ना। स्रोतों में एक और बहुत ही रहस्यमयी चीज का जिक्र है। हाँ, डार्क एनर्जी। वही। ब्रह्मांड केवल एक समान गति से नहीं फैल रहा, बल्कि उसके फैलने की गति लगातार तेज हो रही है, और इसके पीछे इसी डार्क एनर्जी का हाथ बताया जाता है। ये डार्क एनर्जी आखिर है क्या? क्या ये कोई इनविजिबल फोर्स फील्ड है? डार्क एनर्जी आधुनिक विज्ञान के सबसे बड़े रहस्यों में से एक है। मतलब हम इसको देख नहीं सकते, लेकिन हम इसका असर महसूस कर सकते हैं। इसको अंतरिक्ष की अपनी एक अंदरूनी ऊर्जा कहा जा सकता है। ये गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटी के ठीक उल्टी दिशा में काम करती है। यानी जहाँ गुरुत्वाकर्षण चीजों को आपस में खींचता है, वहीं डार्क एनर्जी अंतरिक्ष को और ज्यादा तेजी से फैलाकर चीजों को एक दूसरे से दूर धकेल रही है। तो इसको एक उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं। मैं सोच रहा था कि क्या इसको ओवन में बेक हो रही किशमिश वाली ब्रेड की तरह सोचा जा सकता है? अच्छा, कैसे? जैसे यहाँ ब्रेड का गुंदा हुआ आटा हमारा अंतरिक्ष है और उसमें लगी किशमिश हमारी आकाशगंगाएं हैं। सही जा रहे हैं। तो जैसे जैसे आटा ओवन में फूलता है, हर किशमिश एक दूसरे से दूर अचानक जाने लगती है। किशमिश खुद चलकर दूर नहीं जा रही है, बल्कि उनके बीच का आटा ही फैल रहा है। ये एक बहुत ही शानदार और सटीक एनालॉजी है। और डार्क एनर्जी उसी आटे को फुलाने वाली यीस्ट या खमीर की तरह काम कर रही है।
वो भी लगातार बढ़ती हुई गति के साथ। अरे वाह। तो अब इस लगातार और तेजी से फैलते हुए ब्रह्मांड की तस्वीर को ध्यान में रखते हुए उस परिदृश्य पर आते हैं जिसका शुरुआत में जिक्र हुआ था। वही कि अगर विस्तार रुक जाए। बिल्कुल, कल्पना कीजिए कि ये सारा फैलाव एक ही पल में अचानक रुक जाता है। मतलब लाखों सालों की धीमी प्रक्रिया नहीं, बल्कि एक झटके में ठहराव आ गया। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? मेरा मतलब है, अगर इतनी बड़ी कॉस्मिक मशीन एकदम से रुक जाए तो क्या सब कुछ तुरंत तबाह नहीं हो जाएगा? तरीके से चलता रहेगा, सूरज वैसे ही उगेगा, रात का आसमान वैसा ही दिखेगा और सभी ग्रह अपनी कक्षाओं में वैसे ही घूमते रहेंगे जैसे हमेशा घूमते आए हैं। एक मिनट रुकिए। हाँ। ब्रह्मांड का विस्तार रुक गया और किसी को पता भी नहीं चलेगा। ये कैसे संभव हो सकता है? इसका कारण ये है कि ब्रह्मांड का विस्तार बहुत बड़े पैमाने पर काम करता है, यानी आकाशगंगाओं और उनके विशाल समूहों के बीच की दूरियों पर। अच्छा, लोकल लेवल पे नहीं? बिल्कुल नहीं, स्थानीय स्तर पर, यानी हमारे सौरमंडल या हमारी मिल्की वे आकाशगंगा के अंदर गुरुत्वाकर्षण पहले से ही पूरी तरह से हावी है। डार्क एनर्जी हमारे आसपास के अंतरिक्ष को खींचने की कोशिश तो करती है, लेकिन पृथ्वी और सूरज या तारों के बीच का गुरुत्वाकर्षण इतना मजबूत है कि वो उस खिंचाव को बेअसर कर देता है। यानी हमारी आकाशगंगा के अंदर का अंतरिक्ष वैसे भी नहीं फैल रहा है। सही कहा। तो ये कुछ ऐसा हो गया जैसे कोई बहुत बड़ी और एकदम शांत बुलेट ट्रेन में बैठा हो जो एक समान गति से चल रही हो, और वो ट्रेन अचानक रुक जाए, लेकिन ट्रेन के अंदर का गुरुत्वाकर्षण और माहौल इतना स्थिर है कि अंदर बैठे लोगों को कोई झटका ही महसूस नहीं होता। हाँ, बाहर का नजारा भले ही रुक गया हो, लेकिन डब्बे के अंदर की दुनिया वैसी की वैसी ही बनी रहती है। क्या बात है। स्थानीय स्तर पर ये एक भ्रम जैसा ही होगा, लेकिन बड़े कॉस्मिक स्केल पर देखें तो एक बहुत ही विशाल घटना घट चुकी होगी। यानी एक नया टर्निंग पॉइंट आ जाएगा। बिल्कुल, क्योंकि विस्तार का मतलब सिर्फ चीजों का दूर जाना नहीं है, ये दरअसल दो बेहद ताकतवर और विरोधी शक्तियों के बीच चल रही एक कॉस्मिक रस्साकशी का नतीजा है। वही रस्साकशी जहां एक तरफ गुरुत्वाकर्षण है जो ब्रह्मांड की हर चीज को एक साथ खींचने की कोशिश कर रहा है, हाँ, और दूसरी तरफ डार्क एनर्जी है जो हर चीज को दूर धकेल रही है। सही। और पिछले लगभग 9 अरब सालों से इस रस्साकशी में डार्क एनर्जी जीत रही है। बाप रे, 9 अरब साल से। लेकिन अगर विस्तार अचानक रुक जाता है तो इसका सीधा सा मतलब ये निकलता है कि डार्क एनर्जी या तो पूरी तरह से गायब हो गई है या फिर उसकी नेचर में कोई बहुत बड़ा बदलाव आ गया है। लेकिन यहाँ मुझे एक बात थोड़ी अजीब लग रही है। अगर डार्क एनर्जी इतनी ही ताकतवर थी कि वो अरबों साल से जीत रही थी, तो उसके रुकते ही गुरुत्वाकर्षण अचानक से कंट्रोल कैसे ले लेगा? ये बहुत अच्छा सवाल है। मतलब क्या गुरुत्वाकर्षण रातों रात पूरे ब्रह्मांड को अपनी तरफ खींचने लगेगा? देखिए, रातों रात तो नहीं, लेकिन हाँ, आखिर में होगा ऐसा ही। गुरुत्वाकर्षण की सबसे खास बात यह है कि ये कभी बंद नहीं होता। ये लगातार काम करता है। बिल्कुल, ये कभी थकता नहीं है। डार्क एनर्जी भले ही बदल जाए या गायब हो जाए, लेकिन हर आकाशगंगा, हर तारे और हर ब्लैक होल का मास यानी द्रव्यमान वहीं का वहीं मौजूद है। तो इसका मतलब जिस पल डार्क एनर्जी का पुश करना बंद होता है, ब्रह्मांड में बची हुई एकमात्र बड़ी शक्ति गुरुत्वाकर्षण ही रह जाती है। शुरुआत में जो आकाशगंगाएं दूर भाग रही थीं, वो बस एक जगह ठहर जाएंगी। एक कॉस्मिक सन्नाटा छा जाएगा। हाँ, एकदम शांति। और फिर धीरे धीरे लेकिन बहुत ही मजबूती से गुरुत्वाकर्षण अपना काम शुरू करेगा। वो आकाशगंगाएं एक दूसरे की तरफ बढ़ना शुरू कर देंगी। यानी ब्रह्मांड फैलने वाले फेज से निकलकर एक नए फेज में चला जाएगा, जिसे संकुचन या कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। एकदम सही। तो सोचने वाली बात यह है कि ये संकुचन देखने में कैसा लगेगा। मतलब कल्पना कीजिए कि आज से अरबों साल बाद कोई रात के आसमान को देखे तो क्या होगा। आज जो आसमान खाली और काला दिखता है, वो समय कैसा दिखेगा? वो नज़ारा आज के आसमान से बिल्कुल अलग और काफी डरावना होगा। लाखों सालों के स्केल पर अगर देखें तो रात का रंग रूप पूरी तरह से बदल जाएगा। कैसा बदलाव आएगा? जो आकाशगंगाएं पहले दूर जा रही थीं, वो अब पास आने लगेंगी। आसमान में और ज्यादा आकाशगंगाएं दिखाई देने लगेंगी और वो पहले से कई ज्यादा चमकीली होंगी। यानी ब्रह्मांड जो अब तक एक खाली जगह लगता था, वो अचानक से काफी भीड़ भाड़ वाला महसूस होने लगेगा। हाँ, एक क्राउडेड यूनिवर्स। और स्रोतों में एक रनअवे इफेक्ट का जिक्र किया गया है।
इसका मतलब है कि ये सिकुड़ने की गति एक जैसी नहीं रहेगी। तो जैसे जैसे चीजें पास आएंगी क्या उनकी गति और ज्यादा तेज होती जाएगी? बिल्कुल। इसको ऐसे समझिए कि गुरुत्वाकर्षण की ताकत दूरी कम होने पर बहुत तेजी से बढ़ती है। अच्छा। अगर दो आकाशगंगाओं के बीच की दूरी आधी रह जाती है तो उनके बीच का गुरुत्वाकर्षण खिंचाव 4 गुना बढ़ जाता है। 4 गुना? ओहो। ओ बाप रे। तो जैसे जैसे ब्रह्मांड सिकुड़ेगा, गुरुत्वाकर्षण का असर तेजी से मल्टीप्लाई होता जाएगा। आकाशगंगाएं एक दूसरे की तरफ एक अंधी दौड़ में गिरना शुरू कर देंगी। ये तो किसी भयानक सपने जैसा लग रहा है। लेकिन एक और चीज जो मुझे सबसे ज्यादा हैरान करती है इस पूरे सिनेरियो में, वो है रेडिएशन या विकिरण का असर। वो सबसे खतरनाक हिस्सा है। स्रोतों में लिखा है कि ये कॉस्मिक बैकग्राउंड रेडिएशन आखिरकार तारों और ग्रहों को भूनने लगेगा। लेकिन ऐसा क्यों होगा? ये बैकग्राउंड रेडिएशन तो बिग बैंग के टाइम की बची हुई एक बहुत ही ठंडी और बेअसर ऊर्जा है ना। देखिए, अभी वो बेअसर है क्योंकि ब्रह्मांड के फैलने के कारण वो प्रकाश खींचकर माइक्रोवेव में बदल गया है। वही रेड शिफ्ट वाली बात। हाँ, लेकिन जब ब्रह्मांड सिकुड़ना शुरू करेगा तो इसका ठीक उल्टा होगा, जिसको ब्लू शिफ्ट कहा जाता है। ब्लू शिफ्ट यानी प्रकाश की तरंगे दबने या सिकुड़ने लगेंगी। बिल्कुल। जैसे जैसे अंतरिक्ष खुद सिकुड़ेगा, उसके अंदर मौजूद वो पुरानी माइक्रोवेव ऊर्जा भी दबने लगेगी। उसकी तरंगे छोटी और बहुत इंटेंस होती जाएंगी। पहले वो माइक्रोवेव से बदलकर नॉर्मल रोशनी में आएगी। रात का आसमान काला नहीं रहेगा बल्कि लाल, और फिर अंधा कर देने वाला सफेद हो जाएगा। दिमाग चकराने वाला आइडिया है। यानी पूरा खाली अंतरिक्ष ही चमकने लगेगा। सिर्फ चमकेगा नहीं, वो लिटरली एक अवन बन जाएगा। जैसे जैसे संकुचन तेज होगा, वो प्रकाश अल्ट्रावायलेट, फिर एक्सरे और आखिर में घातक गामा किरणों में बदल जाएगा। बाप रे। अंतरिक्ष का खाली हिस्सा खुद तारों से ज्यादा गर्म हो जाएगा। तारे बाहर से अंदर की तरफ जलने लगेंगे और ग्रह तो इस भयंकर रेडिएशन में सचमुच पिघल जाएंगे। तो ये बात सिर्फ आकाश गंगाओं के टकराने तक सीमित नहीं है। अंतरिक्ष अपने आप में एक धड़कती हुई भट्टी बन जाएगा। पूरी तरह से। और इस पूरी तबाही का आखिरी नतीजा वही है जिसे फिजिक्स में बिग क्रंच कहा जाता है, यानी बिग बैंग का ठीक उल्टा। सही कहा। इस एक्सट्रीम स्टेज में आकाश गंगाओं की कोई शेप या संरचना बचेगी ही नहीं। सब टूट जाएगा। हाँ, विशाल सुपरमैसिव ब्लैक होल्स आपस में टकराने लगेंगे और एक टाइम ऐसा आएगा जब ब्रह्मांड का सारा मैटर, सारी ऊर्जा और खुद अंतरिक्ष एक ही जगह पर बेहद सघन या डेंस होने लगेगा। पूरा ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स सिकुड़कर पहले एक आकाशगंगा से छोटा होगा, फिर एक तारे के आकार का, और एंड में एक पॉइंट में सिमट जाएगा, जिसे सिंगुलैरिटी कहते हैं। ये सिंगुलैरिटी का जो कॉन्सेप्ट है ना, ये हमेशा मेरे सर के ऊपर से निकल जाता है। एक सिंगल बिंदु में पूरा ब्रह्मांड। फिजिक्स के हिसाब से ये पचाने वाली बात कैसे हो सकती है? सच तो ये है कि ये हमारे आज के फिजिक्स के नियमों को भी तोड़ देता है। अच्छा। हाँ, यहीं पर विज्ञान की दो सबसे बड़ी थ्योरीज आपस में टकरा जाती हैं। एक तरफ आइंस्टाइन की जनरल रिलेटिविटी है, जो भारी और बड़ी चीजों जैसे ब्लैक होल्स पर काम करती है, और दूसरी तरफ क्वांटम मैकेनिक्स है, जो एटम और बेहद छोटी चीजों को समझाती है। और ये दोनों साथ में काम नहीं करती है ना? बिल्कुल नहीं। जब सिंगुलैरिटी आती है तो एक पूरा ब्रह्मांड, जो जनरल रिलेटिविटी का सब्जेक्ट है, वो एक एटम से भी छोटे साइज में सिकुड़ जाता है, जो कि क्वांटम मैकेनिक्स का एरिया है। तो इक्वेशंस का क्या होता है? यहाँ आकर हमारे मैथ्स के सारे इक्वेशंस टूट जाते हैं और जवाब आने लगता है इन्फिनिटी। फिजिक्स के नियम इस एक्सट्रीम लिमिट पर आकर हार मान लेते हैं। तो इसका मतलब है कि ब्रह्मांड एक ठंडे और शांत अंधेरे में खत्म होने के बजाय एक भयानक आग, रेडिएशन और एक ऐसे पॉइंट पर खत्म होगा जहां फिजिक्स भी सरेंडर कर दे। हाँ, ये ख्याल सच में बहुत डरावना है। लेकिन क्या यही सब कुछ का दी एंड है? यहाँ थोड़ी उम्मीद है। कई थियोरेटिकल फिजिसिस्ट का मानना है कि ये बिग क्रंच शायद कहानी का आखिरी चैप्टर ना हो। तो और क्या हो सकता है? लूप क्वांटम कॉस्मोलॉजी जैसे कुछ प्रिंसिपल्स इशारा करते हैं कि जब ब्रह्मांड एक लिमिट से ज्यादा सिकुड़ जाता है तो क्वांटम लेवल पर एक तरह का रिपल्शन या धक्का पैदा होता है। अच्छा, जैसे स्प्रिंग को बहुत दबा दो तो वो वापस उछलती है। बिल्कुल वैसा ही। ब्रह्मांड पूरी तरह नष्ट होने के बजाय बाहर की तरफ वापस उछल सकता है। इसी को द बिग बाउंस कहा जाता है। द बिग बाउंस
यानी ये कॉन्ट्रैक्शन एक नए ब्रह्मांड को जन्म दे सकता है, एक नया बिग बैंग। हाँ, ये तो एक तरह का कॉस्मिक रीसेट बटन दबाने जैसा हो गया। तो क्या इसका मतलब ये है कि ब्रह्मांड का फैलना, फिर गिरना और फिर नया जन्म लेना, हाँ, ये एक कभी ना खत्म होने वाला चक्कर हो सकता है? ये बहुत पॉसिबल है। अगर ऐसा है तो शायद ये हमारा ब्रह्मांड पहला ब्रह्मांड ही ना हो। ये सच में एक बहुत गहरी प्रोबेबिलिटी है। लेकिन यहाँ से एक और बहुत जरूरी दार्शनिक और साइंटिफिक मुद्दा निकल कर आता है। वो क्या? अगर डार्क एनर्जी अचानक अपना काम करना बंद कर दे या कंप्लीटली बदल जाए, तो इसका सीधा सा मतलब ये निकलता है कि जिन फिजिक्स के नियमों को हम हमेशा के लिए फिक्स्ड मानते हैं, वो असल में फिक्स्ड हैं ही नहीं। ओह, ये आइडिया मुझे सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगता है। क्या इसको एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर अपडेट की तरह समझा जा सकता है? कैसे? मतलब ये ऐसी बात नहीं है कि गाड़ी का इंजन खराब हो गया और वो रुक गई। ये ऐसा है जैसे किसी ने उस गेम का सोर्स कोड ही बदल दिया हो, जिसमें हम सब रह रहे हैं। जो गुरुत्वाकर्षण अब तक एक रूल पर चल रहा था, वो अचानक नए रूल्स पर चलने लगे। एकदम सटीक एग्जाम्पल दिया है। हमारी आदत होती है ये सोचने की कि फिजिक्स के नियम पत्थर की लकीर हैं। हमेशा से ऐसे थे और रहेंगे। भाई, लेकिन अगर ब्रह्मांड एक डायनामिक सिस्टम है जो खुद को रिकैलिब्रेट या अपडेट कर सकता है, तो इस विस्तार का रुकना इस बात का सबूत होगा कि रियलिटी के नियम भी टाइम के साथ इवॉल्व हो सकते हैं। यानी ब्रह्मांड एक नॉन लिविंग मशीन से ज्यादा एक जीवित एडेप्टिव सिस्टम की तरह लगने लगता है। रियलिटी के नियम खुद को बदल सकते हैं, ये सोचकर ही हम रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हाँ, ये सच में माइंड बेंडिंग है। खैर, इन सभी एक्सट्रीम और थ्योरेटिकल बातों से थोड़ा बाहर निकलते हैं। अगर हम वापस आज की एक्चुअल साइंटिफिक रियलिटी पर आएं, तो क्या सच में कल सुबह उठकर इस बात से डरना चाहिए कि अंतरिक्ष अब सिकुड़ने वाला है? आज का साइंस हमें क्या बताता है इस बारे में? आज रात चैन से सोया जा सकता है, क्योंकि अभी की जो साइंटिफिक कंसेंसस है, उसके हिसाब से ऐसे किसी अचानक ठहराव का कोई सबूत मौजूद नहीं है। चलो, शुक्र है। हमारी आज की जितनी भी ऑब्जर्वेशंस हैं, जो कि काफी सटीक है, वो यही बताती हैं कि डार्क एनर्जी ब्रह्मांड को हमेशा के लिए फैलाती रहेगी। और अगर ऐसा ही चलता रहा, तो ब्रह्मांड का एंड हीट डेथ के रूप में होगा। हीट डेथ यानी एक ऐसी फ्यूचर स्टेट जहां ब्रह्मांड इतना ज्यादा फैल जाएगा कि सब कुछ सोच से भी परे ठंडा, दूर और अंधेरामय हो जाएगा। बिल्कुल, एक ऐसा वक्त जब सारे तारे बुझ जाएंगे और आकाश गंगाएं एक दूसरे से इतनी दूर चली जाएंगी कि उनका प्रकाश कभी भी एक दूसरे तक पहुंच ही नहीं पाएगा। पूरा आसमान हमेशा के लिए काला हो जाएगा। सच कहूं तो वो भी अपने आप में एक अलग ही लेवल की डरावनी तस्वीर है। हाँ, वो सन्नाटा अलग होगा। लेकिन ये याद रखना भी उतना ही जरूरी है कि विस्तार का रुकना और बिग क्रंच का जो ये आइडिया हमने आज डिस्कस किया, वो पूरी तरह से मैथ्स और फिजिक्स की बाउंड्री के अंदर आता है। ये इम्पॉसिबल नहीं है। एग्जैक्टली। ब्रह्मांड का अल्टीमेट फ्यूचर अभी भी एक खुली किताब जैसा है, जिसे अभी पूरी तरह पढ़ा नहीं गया है, और ना ही हम इतनी जल्दी पढ़ पाएंगे। हम सब उस एक बहुत ही विशाल कॉस्मिक कहानी के एक बहुत छोटे से हिस्से में अपना जीवन बिता रहे हैं। वही हिस्सा जहां अभी सिर्फ एक्सपेंशन चल रहा है। सही बात है। और हम नहीं जानते कि ये बड़ी कहानी आखिरकार उस अनंत शून्यता और ठंड में खत्म होगी, या फिर किसी भयानक टकराव और संकुचन में, या फिर जैसे हमने बाउंस की बात की, पुनर्जन्म की किसी एंडलेस लूप में। बिल्कुल, ये मिस्ट्री ही इसे इतना खूबसूरत बनाती है। ये एक ऐसा ख्याल है जो डराता भी है और पता नहीं क्यों एक अजीब सी शांति भी देता है। ये सोचने वाली बात है कि अगर ब्रह्मांड ने कभी वापस मुड़ने का फैसला किया, अगर ये विस्तार सच में रुक गया और संकुचन शुरू हो गया, तो वो नजारा सिर्फ तबाही का नहीं होगा। नहीं, उसको एक अलग नजरिए से भी देखा जा सकता है। हाँ, एक फिलोसॉफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वो एक तरह की घर वापसी होगी। एक कॉस्मिक घर वापसी। ये इसको समझाने का बहुत ही पोएटिक तरीका है, जहाँ जो भी चीजें एक दूसरे से दूर छिटक चुकी थी, वो वापस एक ही जगह आने लगेंगी। एकदम सही। हर वो एटम जो कभी बिग बैंग के बाद अलग हुआ था, हर वो तारा जो दूर गया था, और हर वो आकाशगंगा जो उस विशाल अंधेरे में भटक रही थी, सब कुछ वापस उसी एक पॉइंट की तरफ अपनी आखिरी यात्रा शुरू करेगा, जहां से उन सब की कहानी शुरू हुई थी। सब कुछ वापस एक साथ। हाँ, सब कुछ वापस एक साथ, शायद एक नई शुरुआत के लिए। आज के लिए बस इतना ही। इस लाजवाब और गहरे कॉस्मिक सफर में साथ बने रहने के लिए शुक्रिया। आसमान की तरफ देखते रहिए, क्योंकि कौन जानता है कि वो चमकते तारे कल हमें और कौन सा नया रहस्य बताने वाले हैं।